दिनांक 30 जुलाई 2020 एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 9 के गणित विषय के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आइए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो से पहले कुछ रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण, पहला हमारा सवाल होगा कोण किसे कहते हैं। तो कोण को परिभाषित करने के लिए हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। सबसे छोटी और आसान परिभाषा है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यह छोटी परिभाषा ठोस परिभाषा है और इसी को हम थोड़ा विस्तृत में समझ लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कोण ए बी ए सी एक कोण है, यह जो है कोण बी ए डी भी एक कोण है, कोण ई ए सी भी एक कोण है। यानी ये चारों कोण हैं। तो इसको थोड़ा विस्तृत रूप में समझ लेते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु से बने दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यह भी एक कोण है, यह भी कोण है, यह भी कोण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोण की परिभाषा को समझा। अब इसके आगे कुछ कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। कोण तो पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जो है पुनरावृत्ति के लिए, पुनर्अभ्यास के लिए, यादगार के लिए पढ़ रहे हैं न्यून को। जिस कोण का मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो, जिस कोण का मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। चूंकि यह कोण का परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको पुनरावृत्ति के तौर पर हम लोग समझ रहे हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कुछ लड़के जो है शून्य अंश को नहीं बताते हैं, सिर्फ यही कहते हैं जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यह परिभाषा अधूरी रह जाती है। पूर्ण परिभाषा, जिस कोण का मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो शून्य अंश से अधिक बताना जो है आवश्यक होता है। यदि शून्य अंश से अधिक नहीं बताएंगे तो यह हमारी परिभाषा अधूरी रह जाएगी। आगे चलते हैं। समकोण, समकोण जिस कोण का मान 90 अंश होता है, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। आगे चलते हैं। अधिक कोण,
आगे चलते हैं हम लोग अधिक कोण के बारे में। जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 95 अंश, 120 अंश, 150 अंश इत्यादि। इसको उल्टा करके भी पूछा जाता है कि 160 अंश का कोण है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसको जो है जानने के लिए अपनी परिभाषा पर आएंगे। यदि हम परिभाषा जानते हैं तो उल्टा करके पूछा जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा। जैसे 160 अंश का कोण है, उसको किस नाम से जानेंगे? तो चूंकि हमारा परिभाषा कर रहा है कि 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम, तो हमारा जो 160 अंश का कोण है वो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, अतः 160 अंश के कोण को हम अधिक कोण के नाम से जानेंगे। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, इसका दो नाम है, दोनों नामों से जाना जाता है, सरल कोण या ऋजु कोण। जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। आगे बृहद कोण। बृहद कोण जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं। जैसे 200 अंश, 250 अंश इत्यादि, ये बृहद कोण हैं। आगे चलते हैं समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण का परिभाषा जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसे समपूर्ण कोण कहा जाता है या उसे समपूर्ण कोण कहते हैं। आगे ध्यान देने वाली बात है, अब तक जो हम लोग कोण पढ़े हैं उसको पीछे प्राइमरी में भी पढ़ चुके हैं। आगे जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे कोटि पूरक या पूरक कोण। इसका दो नाम है। लड़के जो है भ्रमित हो जाते हैं, पूछने पर दोनों को अलग अलग बताने लगते हैं। कोटि पूरक या पूरक कोण, तो इसको हम कहेंगे जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे दोनों को एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश कामा 30 अंश, ये दो कोण हैं
इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 30 बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो 60 अंश का कोटिपूरक कोण 30 अंश, 30 अंश का कोटिपूरक कोण 60 अंश। क्योंकि परिभाषा में बताया गया है वे दोनों कोण एक दूसरे के, इस पर ध्यान देना है, वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 अंश का मान 30 अंश, तो 60 अंश का कोटिपूरक कोण 30 अंश और 30 अंश का कोटिपूरक कोण 60 अंश। इसका प्रयोग हमारे प्रश्नावली में ज्यादा होगा। अब आगे चलते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 150 अंश कामा 30 अंश। यहां देखिए पुनः परिभाषित कर रहे हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 150 अंश कामा 30 अंश, 150 अंश का समपूरक कोण पूछा जाएगा तो 30 अंश बताएंगे, 30 अंश का समपूरक कोण पूछा जाएगा तो 150 अंश बताएंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग कुछ कोणों के विषय में पढ़े हैं। फिर अगली वीडियो में जो है हम प्रश्नावली शुरू करेंगे जिनमें आज के बताए हुए कोणों का प्रयोग होगा। धन्यवाद। चलिए इस पीछे देना। आगे हम लोग पढ़ते हैं रेखीय युग्म के बारे में। रेखीय युग्म क्या होता है इसको ध्यान से पढ़ना है, हमारी प्रश्नावली की बात है। यदि कोई एक दी गई रेखा हो और उस रेखा पर कोई एक बिंदु हो और उस बिंदु पर या तो दो कोण बनते हो या तो दो से अधिक कोण बनते हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए चित्र में एक कोण जो है x अंश का है और एक कोण y अंश का है। तो दोनों को जब हम योग करेंगे तो x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश होगा। इसी को जो है रेखीय युग्म के नाम से समझा और जाना जाता है। यदि कोई रेखा दी गई हो, उस रेखा पर एक बिंदु हो, उस बिंदु पर दो कोण बन रहे हो या तो दो से अधिक कोण बन रहे हो तो उन सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी को रेखीय युग्म या रैखिक युग्म के नाम से जाना जाता है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि दो ही कोण बने, दो से अधिक कोण भी हो सकते हैं, 3 कोण हो सकता है, 4 कोण हो सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि वे कोण दी गई रेखा के ऊपर ही हो, वे कोण जो है दी गई रेखा के नीचे भी हो सकते हैं। नीचे वही नियम लागू होगा जो ऊपर लागू हो रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई रेखा ये ऊर्ध्वाधर हो और उस पर जो है दो कोण बन रहे हो या दो से अधिक कोण बन रहे हो तो वहां भी उन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि दी गई रेखा क्षैतिज ही हो, वह रेखा चाहे क्षैतिज हो चाहे ऊर्ध्वाधर हो। यदि रेखा क्षैतिज हो तो उस रेखा के एक ही साइड चाहे दो कोण बने चाहे दो से अधिक कोण बने, उनका योगफल 180 अंश होगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि दी गई रेखा जो है ऊर्ध्वाधर हो तो उस रेखा के या तो दाईं ओर की बात हो या तो बाईं ओर की बात हो, चाहे दो कोण बने एक ही साइड में या तो दो से अधिक कोण बने, उन सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी को रेखीय युग्म या रैखिक युग्म के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे जो है अगली वीडियो में हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।